नमस्कार, मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वेल्कनाइजेशन प्रोसेस। तो वेल्कनाइजेशन हम लोग आज नेचुरल रबर के वेल्कनाइजेशन प्रोसेस की मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपना नेचुरल रबर है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। जो नेचुरल रबर है वो हमें लेटेक्स से मिलता है। लेटेक्स क्या होता है? एक रबर ट्री होता है, उसका लिक्विड पार्ट होता है और वो रबर ट्री हमारा जिसका बॉटनिकल नेम होता है हेविया ब्रेसिलिनेसिस, इससे हमें वो लेटेक्स, उसके बार्क से हमें ये लेटेक्स मिलता है और इससे हम लोग नेचुरल रबर ऑब्टेन करते हैं। ये जो नेचुरल रबर होता है ये पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, जिसको हम लोग आईयूपीए के नाम होता है उसका 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 3 लाख की रेंज में, यानी कि उसके एन मॉलिक्यूल्स हम लोग 3 लाख की रेंज में लेते हैं। अब हमें वेल्कनाइजेशन प्रोसेस की क्यों ज़रूरत पड़ी नेचुरल रबर की, तो हम लोग उसके बाद में बात कर लेते हैं कि नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है हीट के प्रति, और उसकी जो इलास्टिसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ होती चली जाती है और वो किसी भी एयर की प्रेजेंस में जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होने के कारण हमें जो रबर होता है वो हमारा बेनिफिशियल नहीं होता है इंडस्ट्रीज़ में। तो हम इस प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग वेल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। इससे सॉफ्टनेस से उसकी हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाती है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। यहाँ पर मैंने आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर शो किया है, जो कि मैंने अभी बताया था। उसका आईयूपैक नाम होता है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, जो कि नेचुरल रबर का आईयूपैक नाम होता है। अब हम लोग वेल्कनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि वेल्कनाइजेशन प्रोसेस आया कहाँ से, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो वेल्कनाइजेशन प्रोसेस है मेनली एक चार्ल्स गुडियर थे, एक यूएस इन्वेंटर थे, जिन्होंने वेल्कनाइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया 1839 में। फिर थॉमस हैंकॉक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1844 में एक ब्रिटिश पेटेंट, उन्होंने अपने नाम ब्रिटिश पेटेंट इसका करवाया वेल्कनाइजेशन प्रोसेस का। उसके 3 वीक बाद ही 1844 में गुडियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से पेटेंट करवाया वेल्कनाइजेशन प्रोसेस का। मेनली हम फाइनल माना जाता है कि गुडियर के द्वारा ही वेल्कनाइजेशन ऑफ प्रोसेस की डिस्कवरी हुई। अब हम इतनी देर से वेल्कनाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक्चुअली वेल्कनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। तो वेल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो भी आपका नेचुरल रबर है, जो कि मैंने जिसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है हीट के प्रति, इलास्टिसिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाती है, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वेल्कनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है कि नेचुरल रबर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव होती है जब हम उसको वेल्कनाइजेशन एजेंट के साथ हीट करते हैं। अब वेल्कनाइजेशन एजेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि सल्फ़र पाउडर हो गया, परऑक्साइड हो गया, परऑक्साइड में भी बहुत सारे होते हैं, एक तो बेंजोइल परऑक्साइड हो गया, डाइक्यूमाइल परऑक्साइड हो गया, जिंक परऑक्साइड हो गया। तो हम लोग जब वेल्कनाइजेशन एजेंट को हम लोग नेचुरल रबर के साथ हीट करते हैं तो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाती है। उसको प्रोसेस को हम वेल्कनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इस वेल्कनाइजेशन प्रोसेस से जो नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी है वो इंक्रीज़ होती है और उसकी प्लास्टिसिटी जो मटेरियल की है वो डिक्रीज़ होती है। अब हम लोग ने बात किया कि वेल्कनाइजेशन प्रोसेस, तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिव्स की बात कर लेते हैं। अब एडिटिव्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली जब हम लोग को रबर को वेल्कनाइज करते हैं उस दौरान हम एडिटिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव्स को यूज़ करते हैं, जिसमें आता है एक एक्सेलरेटर और एक्टिवेटर। एक्सेलरेटर क्या होता है? वो केमिकल सब्सटेंस जब हम लोग उसका वेल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो वेल्कनाइजेशन प्रोसेस के दौरान एक्सेलरेटर का काम होता है कि वो क्योरिंग टाइम को, ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन को, इनको सबको कम करता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वेल्कनाइजेट्स की, यानी कि जो हम लोग नेचुरल रबर है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। जो एक्सेलरेटर है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनके वेल्कनाइजेशन रेट के बेसिस पे हमें उनको 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो स्लो, मीडियम, फास्ट और अल्ट्रा फास्ट। अब स्लो एक्सेलरेटर का एग्जांपल है जैसे कि डाई ओ टॉयल, गुआनाडाइन,
जिसको DOTG भी कहते हैं। मीडियम एक्सेलेरेटर का एग्जांपल है एन साइक्लोहेक्साइल बेंजोथाइazole 2 सल्फेन अमाइड्स, जिसको हम CBS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, CBS। फिर आता है फास्ट एक्सेलरेटर, जिसका एग्जांपल है 2 मरकैप्टो बेंजोथाइazole, जिसको हम MBT भी कहते हैं। अल्ट्रा फास्ट एक्सेलरेटर होते हैं टेट्रामेथाइल थाइयूरेन मोनोसल्फेट, जिसको हम TM बोलते हैं। टेट्रामेथाइल थाइयूरेन डाइसल्फेट, जिसको हम TMTD बोलते हैं। तो ये हमने उनके वेल्कनाइजेशन रेट के बेसिस पे हमने इनको 4 टाइप में डिवाइड किया है, स्लो, मीडियम, फास्ट और अल्ट्रा फास्ट। और एक्सेलरेटर वेल्कनाइजेशन प्रोसेस के टाइम यूज में आते हैं ताकि उनका क्योरिंग टाइम और ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन ऑफ इलास्टोमेर्स की वो डिक्रीज हो जाए और प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो। अब हम एक्टिवेटर्स की बात कर लेते हैं। एक्टिवेटर्स क्या करते हैं कि जो आपके एक्सेलरेटर हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, यानी जो वो काम कर रहे हैं उसको, उसके प्रोसेस को वो अच्छे से इंक्रीज करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, ये भी टाइप्स होते हैं इनमें भी। जैसे जिंक ऑक्साइड होता है, ये मेनली कॉमनली यूज़ किया जाता है वेल्कनाइजेशन एज ए एक्टिवेटर। जिंक ऑक्साइड को हम कॉमनली यूज़ करते हैं, कॉमनली हम एज ए एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी काम में यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं मेनली हम लोग नियोप्रीन टाइप इलास्टोमेर्स होते हैं, उनके लिए हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए एक्टिवेटर यूज़ करते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्कनाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेल्कनाइजेशन प्रोसेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो नॉन सल्फर वेल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है, एक सल्फर वेल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है। कॉमनली हम लोग सल्फर वेल्कनाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं नॉन सल्फर वेल्कनाइजेशन प्रोसेस का। जो नॉन सल्फर वेल्कनाइजेशन प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है, ये एक फ्री रेडिकल सोर्स का होता है। इसमें फ्री रेडिकल सोर्स जनरेट होता है। फिर क्या होता है कि वो जो फ्री रेडिकल सोर्स है वो C डबल बॉन्ड C जो आपका 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है। उसके साथ क्या होता है, फिर फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, तो वो फिर फ्री रेडिकल्स वापस D डबल बॉन्ड पे अटैक करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, क्रॉस लिंक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को रबड़ की इंक्रीज करता है, क्योंकि वो एक क्रॉस लिंक टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। और इससे चेन प्रोपोगेशन से ये बार बार कंटिन्यू रहता है और ये प्रोसेस से क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर कंटिन्यूस बनता रहता है और उसकी मैकेनिकल, नेचुरल रबड़ की मैकेनिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव होती चली जाती है। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया है मैंने वल्कनाइजेशन रबड़ का, हमने डाइसल्फाइड क्रॉस लिंक बताया है, जिसमें कि यहाँ देखिए क्रॉस लिंक टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी 2 चेनों को आपस में कंबाइन किया है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इसी तरीके से दूसरे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड ने दूसरी क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को, तो इस तरीके दूसरी चेन को, आइसोप्रीन की चेन को बाइंड किया हुआ है। तो इस तरीके से क्रॉस लिंक टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे रबड़ की मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। अब हम लोग सल्फर वेल्कनाइजेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सल्फर वेल्कनाइजेशन प्रोसेस एक पुराना प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, रबड़ की इम्प्रूव करते हैं, प्रॉपर्टी इम्प्रूव करते हैं। इसमें क्या होता है कि रबड़ को हम सल्फर के साथ हीट करते हैं, या फिर हम CS2 को भी CS2 या फिर सल्फर की प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं और उसमें हम एक्सेलरेटर भी डालते हैं, जैसे कि आपका एल्डिहाइड हो गया, थायोकार्बोमेट्स हो गया, थायूरेम सल्फाइड्स हो गया, और गुआनाडाइंस हो गया, थायोजोल्स हो गया, थायोकार्बोलाइड्स हो गया, मरकैप्टो हो गया, थायोकार्बोजोल हो गया। एक्चुअली हम लोग नेचुरल रबड़ को सल्फ़र की प्रेजेंस में या फिर CS2 की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं और एक्सेलरेटर भी डालते हैं। ये आपका सल्फ़र वेल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि आपका जो आइसोप्रीन है उसको हम सल्फ़र से रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फ़र से रिएक्ट स्टीम डाल रहे हैं और प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, जिसके बाद आपको ये दिख रहा है कि ये क्रॉस लिंक टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये पॉली आइसोप्रीन चेन होती है उसमें, जिसमें जो आपके सल्फ़र के ब्रिजेस बन जाते हैं, और ये ब्रिजेस क्या होते हैं, उन चेन्स को बाइंड करते हैं आपकी, और उसको क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बन जाता है।
एक्चुअली जब ये होता है तो इसमें प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मिक्सचर किस किस का प्रेजेंट होता है, तो मिक्सचर सबसे पहले जो रबड़ होता है वो उसका 100% लेते हैं। मान लो किसी का रबड़ का हमने 100 पार्ट ले लिया, तो उसमें सल्फर का हमारा परसेंटेज कितना होगा, 0.25 से 1.5 से। एक्सेलरेटर का परसेंटेज होगा 0.25 से 1.5 तक, उसके पार्ट इतना होगा। एक्टिवेटर्स हम लोग लेंगे 1 से 10 पार्ट। फिर उसका सोप जैसे जिंक क्लोरेट है उसके लिए यूज़ करेंगे 1 से 5 पार्ट होगा। और एंटीऑक्सीडेंट को 1.5 अमाउंट हम लोग डालेंगे। जो वेल्कनाइज रबड़ होते हैं उनको हम अच्छा इम्प्रूव फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग उसमें रीइंफोर्सर फिलर भी डालते हैं। रीइंफोर्समेंट फिलर जैसे कि कार्बन ब्लैक हुआ, तो उसकी जो रीइंफोर्समेंट प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करेगी कि आपने किस तरह का फिलर उसके अंदर डाला, या फिर नेचर क्या है रबड़ का, या फिर जो आपने जो कार्बन रीइंफोर्समेंट पार्टिकल फिलर डाला है जो कि कार्बन है, कार्बन ब्लैक है, तो उसकी पार्टिकल्स की साइज़ कैसी है या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम लोग टेक्निक्स थोड़ा जनरल बेस्ट आइडिया ले लेते हैं इनका। टेक्निक्स ऑफ वेल्कनाइजेशन प्रोसेस, तो टेक्निक्स हमारी 4 तरह की होती है। एक माउल्ड क्योर प्रोसीजर होता है, एक स्टीम क्योर प्रोसीजर होता है, एक हाइड्रोलिक क्योर प्रोसीजर होता है, एक इलेक्ट्रिक क्योरिंग प्रोसीजर होता है। अब हम लोग को बात कर लेते हैं कि हम वेल्कनाइजेशन प्रोसेस को करते क्यों। जैसे मैं शुरू में बताती भी आई हूँ कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह इंक्रीज़ करता है। तो क्या होता है कि जो वेल्कनाइजेशन से प्रोसेस से क्या होता है, वेल्कनाइज रबड़ की क्या इम्प्रूव, वेल्कनाइज रबड़ की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि ये क्रॉस लिंक टाइप का केमिकल स्ट्रक्चर बना लेता है और इससे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो हेवीली ड्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाने के काम में लिया जाता है। हार्डनेस वेल्कनाइजेशन प्रोसेस, जो वेल्कनाइज रबड़ होता है वो इलास्टिक होता है, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। उसको 10 टाइम्स रिजिड बनाने के लिए हम लोग नॉर्मल रबड़ को वेल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हैं हम लोग, जैसे 1,3-डाइफिनाइल गुआनाडाइन से, उसका जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C13H13N3, जो कि हम प्राइमरी एक्सेलरेटर भी यूज़ करते हैं। और इसको जब उसके साथ इंक्रीज वेल्कनाइजेशन करते हैं नेचुरल रबड़ को, तो फिर इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस होती है, वो 10 टाइम इंक्रीज हो जाती है और इसको हम आराम से रिजिडिटी को इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे वो हैवियर एप्लीकेशंस में यूज़ में लिया जा सकता है। एप्लीकेशंस में पढ़ लेते हैं कि वेल्कनाइजेशन प्रोसेस की क्या एप्लीकेशन होती है। वेल्कनाइजेशन प्रोसेस की मेनली हम लोग ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ लिया जाता है, जहाँ पर इनके ऑटोमोबाइल्स के टायर्स बनाने के काम में आ जाता है, रबर सील्स बनाने के काम में आते हैं, गैस्केट्स बनाने के काम में आते हैं, ट्रांसमिशन बेल्ट्स के बनाने के काम में आते हैं, शू शोल्स बनाने के काम में आते हैं, हॉकी पक्स के बनाने के काम में आते हैं। तो ये एक्चुअली इनकी क्या होती है, हार्डनेस बढ़ जाती है। हार्डनेस बढ़ने से क्या होता है, हार्डनेस क्यों बढ़ती है, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस लिंक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रांग हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी एप्लीकेशंस डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी एप्लीकेशन मेनली ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में काम में आती है। और वेल्कनाइजेशन प्रोसेस से रबड़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।